हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल क्योंकि ये एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होगी। तो काफ़ी सारे वीडियोस जो मेरे वीडियोस है उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे लोग पूछते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है। तो अलग अलग आंसर करने की जगह मैं काफ़ी सारी कॉमन क्वेरीज होती हैं वो मैंने आज नोट डाउन करके रखी है और एक एक करके आज मैं उन सबका क्लैरिफिकेशन और आंसर देने वाली हूँ। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है। तो पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है और क्यों ये देखना ज़रूरी है वो मैं अपने साइड से बता देती हूँ। सो बेसिकली ओवरलैपिंग ज़्यादातर कब चेक की जाती है, जब आप सेम कैटेगरी का जो फंड है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर चाहते हैं कि आपकी एसआईपी 15 साल या 10 साल के लिए हो और आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप बहुत रिस्क के साथ में स्मॉल कैप फंड्स का जो एक्सपोजर है वो बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में 2 या 3 स्मॉल कैप फंड रखना चाहते हैं। अब उसमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर आप 2 या 3 स्मॉल कैप एक ही कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ही कम होना चाहिए या फिर नहीं के बराबर होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप का एक कंपैरिजन बताया था, तो उसमें दोनों के पोर्टफोलियो जो सेम है, सेम स्टॉक्स है, वो सिर्फ 12% है और बाकी का पोर्टफोलियो दोनों का ही डिफरेंट है। तो ऐसे केस में आप 2 स्मॉल कैप फंड साथ में बाय कर सकते हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। और ये भी होगा कि मान लीजिए अगर एक फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है एक मार्केट कंडीशन में, तो दूसरा शायद परफॉर्म करे और आपको रिटर्न जो है वो मिल जाए। तो ये होता है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग और हम इसे क्यों देखते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन है इसी से ही रिलेटेड कि 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप रख सकते हैं क्या। तो हाँ, आप ज़रूर रख सकते हैं। कौन सी कंडीशन में रख सकते हैं कि अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 से 15 या 20 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं और अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 2 या 3 मिड कैप या 2 या 3 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो फंड है या जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर किया। अगर वो ठीक है तो आप डेफिनेटली 2 या 3 मिड कैप या और स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास में कि डायरेक्ट प्लान में कैसे इन्वेस्ट करें। तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, लोग बैंक के थ्रू करते हैं। तो बैंक के थ्रू बेसिकली मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ कि अगर आप बैंक के थ्रू या किसी भी ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस होता है, यानी कि आपको जो चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी जाती है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी होता है और ऑफलाइन में भी होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, बस शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। तो म्यूचुअल फंड की भी ऑफिसेज होती हैं, आपकी सिटी में होती होगी। तो अलग से जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, तो उनकी ऑफिसेज अलग होती हैं जो बैंक नहीं होता। वहाँ जाके आप बोल सकते हैं कि मुझे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो सजेस्ट कर देंगे। जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी फॉर्म फिलिंग होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसके लिए गाइड कर देंगे और आप वहाँ से जाके अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप म्यूचुअल फंड की जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है, उससे कर सकते हैं, या फिर आप जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ज़ीरोधा है या फिर ग्रो ऐप है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ईटी मनी, उन सब से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, बस मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि इस तरह के ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। अब मुझे और क्वेश्चन है कि मेरे हिसाब से बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा होगा। तो अगेन मैं किसी फ़ंड को प्रमोट नहीं कर रही, बट जो मैंने अगर मैं अपनी एसआईपी कर रही हूँ या चालू करती किसी एडिशनल फ़ंड में, तो मेरे हिसाब से एक फ़र्स्ट मेरा जो है हाई रिस्क वाला है। तो अगर मैं 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ओके हूँ
तो हाई रिस्क कैटेगरी में मैं डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती, और स्मॉल मतलब कम रिस्क में मैं टाटा स्मॉल कैप एक वो देख सकती थी। तो और अगर आप चाहते हैं तो HDFC स्मॉल कैप भी एक अच्छा फंड है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 बता दिए। तो लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं अपनी एडवाइस नहीं दे रही हूँ आपको, बट ये मेरा ओपिनियन है, तो आप अपनी रिसर्च करके ही उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेस्ट मिड कैप, तो मिड कैप फंड में मेरी जो बेस्ट है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, और सेकंड है मेरा SBI मैग्नम मिड कैप। और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि टर्नओवर रेशियो और रिटर्न का कुछ कनेक्शन है। तो नहीं, कनेक्शन कुछ नहीं होता है। बेसिकली टर्नओवर रेशियो एक स्ट्रैटेजी होती है फंड मैनेजर की। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक साल में फंड मैनेजर जो पोर्टफोलियो है उसके स्टॉक्स कितना चेंज कर देता है। तो किसी जो पोर्टफोलियो होता है उसका टर्नओवर रेशियो 100% या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि फ़ंड मैनेजर ऑलमोस्ट सारा ही पोर्टफोलियो एक साल में चेंज कर देता है। तो वो बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिस्टिक कॉल्स लेता है, और फटाफट से वो पोर्टफोलियो शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। थोड़े एग्रेसिव साइड पे होते हैं, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी नहीं होती। जबकि जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होता है, उसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर का एक व्यू है कि उसको इतने टाइम तक ये स्टॉक्स होल्ड करके रखने हैं, तो वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव करता है। तो इस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टाइल बोल सकते हैं उसको, जो फंड मैनेजर यूज़ करता है, बेसिकली टर्नओवर रेशियो वही बताता है। रिटर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि जिनका टर्नओवर रेशियो कम है तो वो ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, या फिर जिसका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो उसका भी ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। तो रिटर्न से इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर हमको इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपीज़ SIP में, तो किस तरह से हम उसको अमाउंट को ब्रेक करें। एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, मतलब कि 2,500 एक अलग अलग कैटेगरी में, मतलब स्मॉल कैप में, फिर मिड कैप में या लार्ज कैप में, तो इस तरह से डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अपना जो अमाउंट है वो आपके रिस्क एपेटाइट से डिसाइड करना चाहिए। रिस्क मतलब आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कितना रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो के साथ में ले सकते हैं, तो उस हिसाब से ही आपको अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप हो या इंडेक्स फंड हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा मल्टी कैप या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप में ज़्यादा बना के रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 10 से 15 साल आप ओके हैं, तो हो सकता है आप 2 स्मॉल कैप फंड ले लें या 2 मिड कैप फंड ले लें, और एक मान लीजिए आप मल्टी कैप ले लें। तो लार्ज कैप में हो सकता है या इंडेक्स में आप इन्वेस्ट ही ना करें, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हो सकता है आप एक ही स्मॉल कैप लें या स्मॉल कैप ले ही ना, सिर्फ मिड कैप ले और लार्ज एंड मिड कैप। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ता है, और अमाउंट भी उसी हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। मान लीजिए 2,500 हज़ार ना इन्वेस्ट कर करके आप किसी में 2,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी में आप 4, किसी में 3, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एक सही तरीका है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और उसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हम पास्ट रिटर्न्स के बारे में काफ़ी सारी बात करते हैं, तो क्या पास्ट रिटर्न से फ्यूचर रिटर्न्स डिसाइड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। पर पास्ट रिटर्न हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें एक फ़ंड की कंसिस्टेंसी और उसकी परफॉर्मेंस पता लगती है। पास्ट परफॉर्मेंस देखकर ही हम थोड़ा सा फ्यूचर का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये फ़ंड कैसा परफॉर्म करेगा। तो हमें बाकी सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए इसके लिए। तो सिर्फ रिटर्न्स हम लोग नहीं देखते हैं। अब आपने जब भी मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी डिस्कस करती हूँ, जैसे कि उसके रेशियोज़। तो रिस्क रेशियोज़ है, अल्फ़ा है, रोलिंग रिटर्न्स है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें कंसिडर की जाती है। और पोर्टफोलियो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं, कौन सी कैटेगरी, यानी कौन से स्टॉक्स में कैसा इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में कितना है, मिड में, स्मॉल में। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम देखते हैं। पास्ट रिटर्न एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, बट
उसके साथ साथ बाकी भी इंडिकेटर्स पॉजिटिव है तो हम डेफिनेटली वो फ़ंड रेकमेंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रोलिंग रिटर्न क्या होता है? ओके, सो रोलिंग रिटर्न बहुत सारे लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब कोई भी वेबसाइट पे चेक करते हैं तो उसके एनुअलाइज CAGR रिटर्न हमें दिखते हैं फ़ंड के, यानी कि लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में फ़ंड ने कितना रिटर्न दिया। अब बेसिकली होता क्या है, वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने इन्वेस्ट किया है लास्ट ईयर, लेकिन मेरी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है फॉर 17 अगस्त, और आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, मे बी आपने जनवरी में ही इन्वेस्ट कर दिया होगा। अब दोनों टाइम पे जो NAV होगी फ़ंड की वो अलग अलग हो सकती है ना, और मार्केट कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मार्केट किसी टाइम पे बहुत अपसाइड हो, किसी टाइम पे बहुत डाउनसाइड हो। तो मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करूँगी तो मान लीजिए कि मैंने अगस्त में किया, अब नेक्स्ट ईयर अगस्त में अभी की NAV बहुत कम हो गई है, नेक्स्ट ईयर अगस्त में वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। सिमिलरली अगर आपने जब इन्वेस्ट किया तब मार्केट बहुत ऊपर है, तो आप जनवरी से लेकर नेक्स्ट जनवरी तक NAV में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो आपके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो कम होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हमें सिर्फ बीच की चीज़ें नहीं बताता है कि बीच में क्या हुआ, सिर्फ स्टार्ट से एंड तक हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, इसीलिए रोलिंग रिटर्न्स देखे जाते हैं। सो रोलिंग रिटर्न्स में क्या होता है कि आप अगर डेली बेसिस का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर दिन का परफॉर्मेंस आता है, यानी कि हर दिन की NAV कंपेयर होती है 3 साल पहले की और आज की डेट की, फॉर एग्जांपल। तो हर दिन का कितना रिटर्न आया, फिर 1 साल का आपने एवरेज निकाला तो 1 साल का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न कितना आया। इसी तरह से 3 साल का अगर रोलिंग रिटर्न निकाल रहे हैं तो आपको 3 साल का पता लग जाता है कि अलग अलग दिन फ़ंड ने किस तरह से परफॉर्म किया और एवरेज उसका जो रिटर्न है वो कितना निकल करके आया। तो ये बिल्कुल भी बायस नहीं होता है, मतलब कोई भी डेट को आप परचेज़ करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट ना करके वो बीच की सारी परफॉर्मेंस एक फ़ंड की बताता है कि कोई फ़ंड बीच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, फिर कभी बीच में बहुत लो रिटर्न्स भी आए होंगे, तो उन सभी का कैलकुलेशन उसमें रहता है। तो बेस्ट वे है कि उसके रोलिंग रिटर्न्स हम चेक करें। सो आई होप आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज है, वो मैंने क्लियर करी इस वीडियो में। और भी कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है इस तरह की, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना करके आपके साथ में वो आंसर शेयर करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।